विनोद अग्निहोत्री जी, एक सवाल आपसे, और वो सवाल इसी बात को लेकर ये, क्योंकि जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, 3 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले, इसके बाद तेलंगाना में भी चुनाव और मिजोरम में भी चुनाव, इन 5 राज्यों को हम कह सकते हैं जो लोकसभा चुनाव के ठीक पहले एक तरीके का सेमीफाइनल भी मान सकते हैं। इनमें से 3 राज्य ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे के आमने सामने, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। 2018 के चुनाव में तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी हारी थी और कांग्रेस पार्टी जीती थी। इस बार अगर आपसे हम कहें कि आपका अपना असेसमेंट क्या कहता है, क्या छत्तीसगढ़ के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर वहां पे क्या है आपके हिसाब से स्थिति इस वक्त आज की तारीख में? नहीं, मैं तो आप हमारे साथ कई प्रोग्राम शेयर कर चुके हैं चैनलों पर, जिसमें मैंने बराबर कहा है जो मेरा असेसमेंट है या जो मेरा फीडबैक है, क्योंकि मैं गया नहीं हूँ किसी राज्य में, लेकिन जो लोगों से बात करके मुझे लगता है, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी कोशिश कर रही है रिकवर करने की। पहले बहुत पीछे थी, लेकिन जब से अमित शाह जी ने संभाला है मोर्चा, तो कुछ रिकवरी भी लोग कहते हैं कि थोड़ी हुई है, लेकिन अभी इतनी रिकवरी नहीं हुई है कि वो स्मूथ विन माना जा सके। अभी भी लोग ये कह रहे हैं कांग्रेस का एज है और कांग्रेस वहां जीत रही है चुनाव। अब कितने से जीतेगी, पिछली बार की तरह जीतेगी या कुछ और ज्यादा होगा, ये भी कहना मुश्किल है, खासकर उन इलाकों में जैसे विंध्य का इलाका है। अब विंध्य के इलाके में पिछली बार बीजेपी ने बहुत अच्छा किया था, कांग्रेस वहां बहुत खराब परफॉर्मेंस था। इस बार वहां कांग्रेस के लोग बहुत अच्छा बता रहे हैं, इसलिए ग्वालियर चंबल संभाग में लोग कांग्रेस की स्थिति अच्छी बता रहे हैं, जो सिंधिया वाला इलाका है। हाँ, इंदौर मालवा क्षेत्र में जरूर बीजेपी अपना थोड़ा बहुत जो है उसकी, चूंकि वहां सबसे ज्यादा मजबूत रही है बीजेपी हमेशा, तो वहां उसका आधार है। लेकिन वहां भी लोग कह रहे हैं इस बार काफी लड़ाई कई सीटों पर। ये स्थानीय लोगों का बताना है, उसमें कुछ पत्रकार मित्र भी है, कुछ नेता भी है। छत्तीसगढ़ के बारे में तो जैसा कि शीतल जी ने कहा कि सभी सर्वे जो है इस तरह की बता रहे हैं कि भाई वहाँ कांग्रेस जीत रही है और ठीक ठाक जीत रही है। अभी एबीपी न्यूज और सी वोटर का सर्वे था, उसमें मैं था, तो बल्कि उसमें जो बीजेपी को नंबर दिया गया उसको लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे। खुद बीजेपी के लोग मतलब ऑन एयर तो नहीं कह रहे थे इस बात को, लेकिन जब उनसे अलग से बात तो खुद आश्चर्यचकित थे कि भाई इतना ज्यादा नंबर हमको कैसे दे दिया। तो ये छत्तीसगढ़ की स्थिति है। मध्य प्रदेश का मैंने बताया कि बीजेपी कोशिश कर रही है रिकवरी की, इसीलिए अमित शाह ने पूरी ताकत लगा रखी वहां पर, और उन्होंने भूपेंद्र यादव को और सारा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। राजस्थान की जहां तक बात है, राजस्थान में जो स्थिति 6 महीने पहले थी कि भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल क्लियर कट विन दिखाई पड़ रहा था, सुनाई पड़ रहा था, और सब जगह लग रहा था कि बिल्कुल एक तरफा जो वहां का रिवाज है कि हर बार सत्ता पलटने का वो होगा। लेकिन 6 महीने में जिस तरह अशोक गहलोत ने 2 मोर्चों पर जो है रिकवर किया है, एक तो अपनी स्कीम्स के जरिए उन्होंने बड़ा परसेप्शन बदला है। अब वो प्रचार तक ही सीमित है या उसके ग्राउंड पर भी असर है, ये भी कहना मुश्किल है जब तक आप जाए ना लोगों के बीच में। दूसरा, सचिन पायलट और राजेश पायलट के, अशोक गहलोत के बीच में जो संघर्ष विराम हुआ है, उससे जो परसेप्शन जो बिगड़ रहा था कांग्रेस पार्टी का बहुत बुरी तरह से, वो सुधरा है। और ये हो गया कि यूनिफाइड कमांड में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। उधर बीजेपी में वसुंधरा को लेकर के जो तमाम तरह के किंतु परंतु लगे हुए हैं, और वहां जिस तरह गुटों को लेकर के एक अंदरूनी गुटबाजी है, तो अब लग रहा है कि वहां मुकाबला कड़ा है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। लेकिन मैं अभी भी बीजेपी को एज दे रहा हूँ राजस्थान में कि भाई अभी भी जो, क्योंकि वहां जिस तरह का माहौल रहता है उसको देखते हुए। अब ये जो छापों, क्या इनको हम जोड़ के देख सकते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से? नहीं, छापों की टाइमिंग को लेकर के तो जोड़ा जा सकता है कि हमेशा पिछली बार भी 2018 में यशवंतन आजाद जी बैठे हुए हैं, ये तो बहुत जबरदस्त पुलिस अधिकारी हैं देश के, नामी गिरामी और अच्छे राजनीतिक परिवार से भी इनका ताल्लुक, और खुद मध्य प्रदेश में जब यूनाइटेड मध्य प्रदेश था वहाँ के काडर के आईपीएस अधिकारी हैं, तो सब रहे हैं। 2018 में भी आप याद करिए कमलनाथ के करीबियों का छापे पड़े थे, याद करिए, उनके रिश्तेदार और उनके जो है खास ओएसडी सबके यहाँ पड़े थे। 2018 में ही और 2019 के आसपास अशोक गहलोत के तमाम जानने वालों के छापे पड़े थे, वो जो कुछ उद्योगपतियों के जिनके बारे में माना जाता है अशोक गहलोत के नजदीकी है। कर्नाटक में छापे पड़े। अब हम लोग अब और आप कौन सा, अभी किस राज्य में चुनाव हुआ था, उत्तर प्रदेश का शीतल जी ने बताया ही, 2022 में वो इत्र व्यापारी और तमाम सारे लोगों के आज छापे पड़े बिल्कुल उस समय। तो छापे तो बंगाल में चुनाव के टाइम में, पश्चिम बंगाल में छापे पड़े, और अभिषेक बनर्जी को जिस तरह से उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ, सारी चीजें। तो टाइमिंग तो इनकी ऐसी है, और राजनीतिक दलों का विपक्षी आरोप भी यही है। और ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को तो छोड़िए छापे पड़ना, जो आ जाते हैं वहां उनके छापे पड़ने बंद हो जाते हैं। महाराष्ट्र के तो एक विधायक में जो एकनाथ शिंदे के साथ गए हैं और मंत्री बन गए, उन्होंने तो ये कहा भी कि अब बड़ी चैन की नींद आती है
अब ना हमें ईडी का डर है ना सीबीआई का डर है। तो इसका मकसद आप क्या देखते हैं? ये अगर इन छापों को, जैसा कि टाइम्स ऑफ इंडिया अपनी रिपोर्ट में भी कह रहा है और कह रहा है कि 3 महीने पहले आप छापे, इसका मकसद क्या हो सकता है? क्या जो राजनीतिक पार्टी उनके खिलाफ है उनके भ्रष्टाचारी के तौर पर इमेज पेंट करने की कोशिश है, या कुछ और मकसद? इसके 3 मकसद हैं। पहला मकसद ये है कि सामने वाले को डराओ कि भाई देख लो, अब क्योंकि ईडी का कानून ऐसा है कि उसमें फिर बेल नहीं होती। अब सीबीआई से ज्यादा ईडी का जो है डर और बैठ गया है। इनकम टैक्स और सीबीआई कभी किसी जमाने में खौफ होता था उनका, लेकिन अब ईडी जो है वो सबसे ज्यादा उसका डर है, क्योंकि उसका जो पीएमएलए कानून जो है उसमें जो अमेंडमेंट्स हुए उसके बाद तो जिस तरह से लीगल कानूनी लड़ाई में लोग फंसते हैं और जमानत नहीं होती, तो वो सबसे बड़ा हुआ है। और उसमें जिस तरह गिरफ्तारी के अधिकार हैं, तो पहले तो सामने वाले को डराओ। अगर वो टूट जाए और इधर आ जाए तो बहुत अच्छा है, घर बैठ जाए तो भी ठीक है, शांत हो जाए। और दूसरा जो शीतल जी ने कहा कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज को जो है तोड़ना, भाई नोटबंदी उस समय हुई थी जब उत्तर प्रदेश के चुनाव में 4 महीने, नवंबर में नोटबंदी हुई 2016 में, और फरवरी मार्च में चुनाव थे 2017 में उत्तर प्रदेश में। तो बहुत सारे लोगों को कहना है कि उत्तर प्रदेश में जब चुनाव से पहले नोटबंदी हुई तो तमाम राजनीतिक दलों को उसका बड़ा तगड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। तमाम उनका कैश जो चंदा था और पैसे थे वो सब जो है इधर उधर हो गए। तो इसलिए उसको उसके संसाधन आप तोड़ दीजिए। तीसरा, जनता के बीच में एक इमेज छवि बना दीजिए, देखिए ये तो चोर है, हम तो चोर के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी तो अपने भाषणों में कहते ही है कि हमारी जो है गारंटी है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो जनता के मन में बार बार बैठा दो विपक्ष भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचारी है, विपक्ष का भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। मतलब वो जो थ्योरी है कि बार बार दिमाग में भर दो कि ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है, तो चोर लोग शख्स देखने लगे, हाँ वाकई चोर है। तो ये सब माइंड गेम भी है, आर्थिक संसाधनों को तोड़ना भी है, सामने वाले को डरा करके अपने साथ मिलाना है या न्यूट्रल करना है, न्यूट्रलाइज करना है। तो ये सब उस का है, टाइमिंग इस तरह की है। लेकिन अब ये भी है जैसा कि भाई राजनीति में आप हैं, आप सरकारी पद पर है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से एक बड़ा जबरदस्त तर्क दिया जाता है। और उस तर्क का मतलब उनका कहना साहब, देखिए छापे उन्हीं क्या पड़ते हैं जिनके यहाँ सामान पैसे मिलते हैं, नकदी मिलती है, बहुत सारे भ्रष्टाचार सबूत मिलते हैं। बोले देखिए नीतीश कुमार के यहाँ कोई छापा नहीं पड़ रहा है, ना नीतीश कुमार को डर है कि उनका कोई आरोप नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के यहाँ छापा नहीं पड़ रहा है, केरल में भी छापा नहीं पड़ रहा है। और ये उनका तर्क है, कहते हैं जो पाक साफ नेता है उनके छापे नहीं पड़ रहे हैं और जो दागी है उनके छापे पड़ रहे हैं। तो जब ये तर्क दिया जाता है कि खाली भाजपा नेताओं के सामने के खिलाफ छापे क्यों नहीं पड़ रहे हैं, तो उसका जवाब का तर्क ये है कि जो पाक साफ नेता है, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष के, उनके छापे नहीं पड़ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक माइंड गेम का और साइकोलॉजिकल वारफेयर और मुद्दा बनाने का भी एक गेम है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।